हम लोग हिंदी में काव्य खंड के 7वें नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है हिरोशिमा। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले वीडियो में हम आपको इस चैप्टर का पूरा कवि परिचय और कविता का सारांश दोनों पिछले क्लास में ही कंप्लीट करा चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट कविता का सारांश नहीं देखे हैं, कवि परिचय नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि जो पहला क्लास है इसमें हम आपको कविता का सारांश बताए हैं और कविता का सारांश आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पूरे कविता को समझने के लिए। तो जब तक आप लोग कविता का सारांश नहीं देखेंगे तब तक आपको क्वेश्चन आंसर याद नहीं होगा, यानी कि प्रश्न उत्तर नहीं याद होगा। और जब प्रश्न उत्तर याद करना है तो आपको कविता का सारांश देखना ही पड़ेगा। तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके कविता का सारांश देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस क्लास में यानी कि पार्ट 2 में इस पूरे चैप्टर का प्रश्न उत्तर देखेंगे। यानी कि आपके किताब में जितने सारे भी प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न का उत्तर हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा ताकि एक एक प्रश्न आपको भली भांति समझ में आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट इधर उधर ध्यान रखते हैं, तो क्लास में अगर आप लोग इधर उधर ध्यान रखिएगा तो आपको एक भी प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आप लोग यहाँ पर वीडियो देखते हैं तो ध्यान से देखिए, कंसंट्रेट होकर के देखिए, क्योंकि बहुत ही बारीकी से एक एक प्रश्न का उत्तर हम आपको समझा रहे हैं। तो बस चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें कह रहा है कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में, ध्यान रखिएगा कविता में 2-3 अनुच्छेद है, जिसमें सबसे प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज, हम आपको बताए थे कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि अचानक एक दिन सूरज निकला। तो सूरज जो निकल रहा है यह सूरज क्या है और यह कैसे निकलता है, इसी के बारे में बताना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। लेकिन इसके पहले, जैसा कि पिछले क्लास में भी हम आपको बताए थे कि आपका जीके का क्लास स्टार्ट हो गया है। तो जो भी स्टूडेंट जीके पढ़ना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव जीके क्लास 10th का, वो जल्दी से जीके सागर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जीके सागर चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर जीके सागर चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप लोग वहां लिंक पे क्लिक करके सीधे जीके सागर चैनल पे जा सकते हैं और वहां से आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर कह रहा है कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है और वह कैसे निकलता है। तो चलिए इसका जवाब क्या होगा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज आणविक बम का प्रचंड गोला है। जैसा कि आप लोगों को हम पहले क्लास में बताए थे कि जो कवि कह रहे हैं कि सहसा एक दिन सूरज निकला, तो सूरज नहीं निकलता है, बल्कि सूरज का संबोधन वह बम के लिए कर रहे हैं जब अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। तो इसी बात का जिक्र करते हुए प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि निकलने वाला सूरज आणविक बम का प्रचंड गोला है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह क्षितिज से न निकल के धरती फाड़ करके निकलता है। यानी कि आमतौर पर सूरज के बारे में आप लोग जानते हैं कि वह क्षितिज से निकलता है। अच्छा, क्षितिज क्या होता है इसके बारे में कितने लोग जानते हैं, विज्ञान का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर जो क्षितिज शब्द है यहाँ पर इस चैप्टर में प्रयोग किया गया है। तो क्षितिज के बारे में कितने लोग जानते हैं, जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए क्षितिज का परिभाषा क्या होता है। यदि नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुनिए, हम आपको बताते हैं। क्षितिज कहने का मतलब होता है कि जहां पर आकाश और धरती, ध्यान रखिएगा, जहां पे बादल और धरती या फिर बोले तो आकाश और धरती दोनों आपस में मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे ही हम लोग क्षितिज कहते हैं। जैसे आप लोग कहीं पे बाहर में खड़े होकर के बहुत दूर देखते हैं तो लगता है कि बहुत आगे आकाश और धरती दोनों आपस में मिल रहा है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है, जरूर लगता होगा। तो जहां पर भी आकाश और धरती दोनों आपस में मिलता हुआ प्रतीत होता है उसी को हम लोग क्षितिज कहते हैं। और जो सूरज का उदय होता है वह क्षितिज से ही होता है। तो यहां पर आगे जी कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह क्षितिज से न निकल के धरती फाड़कर निकलता है। यानी कि जो बहुत तेज सूरज रूपी आणविक बम का जो प्रचंड गोला निकला वह क्षितिज से नहीं निकला, बल्कि वह धरती फाड़ करके निकला। अर्थात हिरोशिमा की धरती पर बम गिरने से आग का गोला चारों ओर फैल जाता है,
चारों ओर आग की लपटें फैल जाती है, धरती पर भयावह दृश्य उपस्थित हो जाता है और आणविक बम यानी कि परमाणु बम नरसंहार करते हुए उपस्थित होता है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, यदि आप लोग ध्यान रखते हैं तो अच्छे तरीके से आप लोगों को याद हो जाएगा। बहुत ही आसान है, यदि आप लोग कविता का सारांश समझ गए हैं तो सारे प्रश्न कविता के सारांश में से ही पूछा गया है। इसलिए हम आपको एक वीडियो में स्पेशल कविता का सारांश ही बताए ताकि यह पूरा चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए यहां पर प्रश्न कह रहा था कि प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही सिंपल है कि प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज आणविक बम है यानी कि परमाणु बम है। और वह कैसे निकलता है, तो वह हिरोशिमा की धरती पर धरती फाड़ करके निकलता है, यानी कि अमेरिका के द्वारा जब बम गिराया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि आज जो सूरज का प्रकाश है वह धरती फाड़ करके निकल रहा है। तो कुल मिलाकर के बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा। यदि चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लोग याद भी कर सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि छायाएं दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ती है, स्पष्ट करें। छायाएं कहने का मतलब कि परछाई होता है। जैसे मान लिया जाए कि सूर्य अभी पूरब दिशा में है तो आपका परछाई पश्चिम दिशा की ओर बनता है, लेकिन जब सूर्य पश्चिम में होता है तो आपका परछाई पूरब दिशा की ओर बनता है, लेकिन परछाई उल्टा बनता है। लेकिन यहाँ पर कवि कहते हैं कि छाया जो है यानी कि जो परछाई है वह दिशाहीन हो गया है, यानी कि छाया का कोई दिशा ही नहीं बन रहा है। यानी कहने का मतलब कि चारों तरफ से प्रकाश आ रहा है। जब दिशा नहीं बन रहा है छाया का, इसका मतलब कि प्रकाश चारों तरफ से आ रहा है। और प्रकाश चारों तरफ से कैसे आ रहा है, तो बम के फटने के कारण आ रहा है। इसलिए कवि कहते हैं कि छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है, स्पष्ट करें। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका जवाब भी बहुत ज्यादा आसान है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि सूर्य के उगने से जो भी बिंब या प्रतिबिंब या छाया का निर्माण होता है वह सभी निश्चित दिशा में होता है। यानी कि जब सूर्य से परछाई बनता है तो वह निश्चित दिशा में होता है। जब पूरब से है तो परछाई पश्चिम में बनेगा, सूर्य जब पश्चिम में है तो परछाई पूरब में बनेगा। लेकिन बम विस्फोट से निकले हुए प्रकाश से जो छाया बनती है वह दिशाहीन होती है। यानी कि जब बम फटता है और बम फटने के बाद जो सूर्य के जैसा ही प्रकाश निकलता है उसमें कोई दिशा नहीं होता है, वह दिशाहीन होती है। यानी कि बम से निकले हुए प्रकाश से जो छाया बनती है वह दिशाहीन होती है, क्योंकि आणविक शक्ति से निकले हुए प्रकाश संपूर्ण दिशाओं में पड़ता है और जब सभी दिशा में प्रकाश पड़ेगा तो छाया नहीं बनेगा। इसी बात को लिखते हुए यहाँ पर कवि अगेर जी कहते हैं कि जो बम फटने से प्रकाश निकलता है वह दिशाहीन होता है और जो बम फटने से प्रकाश निकलता है वह संपूर्ण दिशाओं में पड़ता है, इसलिए उसका कोई निश्चित दिशा नहीं है। और बम के प्रहार से मरने वालों की छत बिछते लाशें विभिन्न दिशाओं में जहां तहां पड़ी हुई है। यानी कि कवि कहते हैं कि जब बम फटा और लोग उससे मरे तो उनके लाशों का चिथड़ा उड़ गया, यानी कि उनके जो मानव शरीर है उसका चिथड़ा उड़ गया और उसका टुकड़ा इधर उधर बिखर गया। और जब टुकड़ा इधर उधर बिखर गया तो टुकड़ा का क्या परछाई बनता है, टुकड़ा का परछाई बन सकता है, नहीं बनेगा। तो इसी बात को लिखते हुए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब बम के प्रहार से मरने वालों की छत बिछत लाशें विभिन्न दिशाओं में जहां तहां पड़ी हुई है और ये लाशें छाया स्वरूप है, परंतु चारों तरफ फैली होने के कारण छाया को दिशाहीन कह गई है। बम के रूप में सूरज की छायाएं दिशाहीन सब ओर पड़ती है। यानी कि जब बम फटा उससे जो प्रकाश निकला वह चारों तरफ से प्रकाश आया और जब चारों तरफ से प्रकाश आएगा तो उसका कोई दिशा नहीं होगा और जब दिशा नहीं होगा तो छाया नहीं बनेगा। तो इसीलिए इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है, तो चूंकि बम फटने के कारण चारों तरफ से प्रकाश निकला है इसी वजह से छायाएं दिशाहीन सब और दिखाई पड़ती है। तो बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न है, आप लोग जरूर समझ गए होंगे। अब चलिए तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय क्या है। यानी कि प्रज्वलित क्षण की दोपहरी यानी कि दोपहर नहीं है लेकिन कुछ क्षण के लिए दोपहर आ गया है। जैसा कि अभी हम आपको कविता के सारांश में बताए थे कि सुबह में जब बम फटा था तो लगा जैसे कि दोपहर आ गया,
यानी कि जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश दोपहर में होता है उसी तरह से एक प्रकाश निकला जो कि बस कुछ ही क्षणों में समाप्त हो गया। और इसी बात के लिए यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या आशय है। तो चलिए इसका जवाब होगा कि हिरोशिमा में जब बम का प्रहार हुआ तो इस धमाके से तेज प्रकाश निकला, यानी कि जब बम फटा तो इससे बहुत तेज प्रकाश निकला और वह चारों तरफ फैल गया। और इस प्रहार से हिरोशिमा के लोग हतप्रभ रह गए, उन्हें सोचने का अवसर नहीं मिला। उन्हें ऐसा लगा कि धीरे धीरे आने वाला दोपहर आज एक ही क्षण में उपस्थित हो गया। यानी कि पहले सुबह होता था, सुबह से थोड़ा थोड़ा गर्मी बढ़ना शुरू होता था और दोपहर तक जाते जाते बहुत ज़्यादा तेज धूप हो जाता था, प्रकाश हो जाता था और बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाता था। लेकिन आज हिरोशिमा के लोगों को ऐसा लग रहा है कि एकाएक दोपहर आ गया है, एकाएक बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगा है। लोग हतप्रभ हो गए हैं, यानी कि आश्चर्यचकित हो गए हैं और उन्हें आश्चर्यचकित होने का मौका तक नहीं मिला है, उन्हें सोचने का अवसर नहीं दिया गया है, क्योंकि बम फट गया और बम फटते ही सारे लोग मर गए, सभी लोगों के चिथड़े उड़ गए। तो इसी बात को लिखते हुए यहाँ पर लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं कि हिरोशिमा में जब बम का प्रहार हुआ तो इस धमाके से तेज प्रकाश निकला और वह चारों तरफ फैल गया। और इस प्रहार से हिरोशिमा के लोग हतप्रभ रह गए, उन्हें सोचने का अवसर नहीं मिला। उन्हें ऐसा लगा कि धीरे धीरे आने वाला दोपहर आज एक ही क्षण में उपस्थित हो गया और बम से प्रज्वलित अग्नि एक क्षण के लिए दोपहर का दृश्य प्रस्तुत कर गया। कवि उस क्षण में उपस्थित भयावह दृश्य का आभास करते हैं जो कि तत्कालिक था, वह दोपहर उसी क्षण वातावरण में गायब भी हो गया। यानी कि जितना जल्दी दोपहर वाला समय आया उतना जल्दी गायब भी हो गया, क्योंकि बम फटता है तो ज़्यादा देर तक तो उसका दिखाई नहीं पड़ता है कि बहुत ज़्यादा देर तक वह उजला किए हुए है, बहुत ज़्यादा देर तक वह प्रकाश दे रहा है। बस बम फटता है, थोड़ा सा प्रकाश निकलता है बहुत जोर से, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है और उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। तो इसी बात को यहाँ पर कवि कहते हैं कि कवि उस क्षण में उपस्थित भयावह दृश्य का आभास करते हैं जो तत्कालिक था, वह दोपहर उसी क्षण वातावरण से गायब भी हो गया। यानी कि दोपहर जैसा महसूस हुआ लेकिन वह उतना जल्दी गायब भी हो गया। तो तीसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ज़्यादा आसान है, आप लोग समझ गए होंगे। और जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आगे के भी हर एक वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। चलिए अब चौथा नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे जिसमें कह रहा है कि मनुष्य की छायाएं कहां और क्यों पड़ी हुई है। तो इसका जवाब होगा कि मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा की धरती पर सभी ओर दिशाहीन होकर के पड़ी हुई है। जहां तहां घर की दीवारों पर मनुष्य छाया मिलती है, टूटी फूटी सड़कों से लेकर के पत्थरों पर छायाएं प्राप्त होती है। बम का विस्फोट इतनी तीव्र गति से हुई कि कुछ देर के लिए समय का चक्र भी ठहर गया और उन विस्फोट में जो जहां थे वहीं उनकी लाश गिरकर सट गई। यानी कि जो व्यक्ति जहां पर खड़े थे वहीं पर उनका चिथड़ा उड़ गया, वहीं पर उनके प्रखच्चे उड़ गए। यानी कि उनके लाश का छोटा छोटा टुकड़ा हो गया, उनका जो शरीर था उनका छोटा छोटा हो करके कहीं दीवार पे सट गया, कहीं सड़क पे गिर गया, कहीं इधर उधर, मतलब छत बिछत हो गया। तो इसी बात को यहाँ पर कह रहा है कि बम का विस्फोट इतनी तीव्र गति से हुई कि कुछ देर के लिए समय का चक्र भी ठहर गया और उन विस्फोट में जो जहां थे वहीं उनकी लाश गिर करके सट गई। वहीं सटी हुई लाश अमिट छाया के रूप में प्रदर्शित है। यानी कि जो लाश जहां पर सट गई है उसी को अमिट छाया के रूप में यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वह अमिट छाया है, यानी कि कभी भी मिटने वाला छाया नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न है कि मनुष्य की छाया कहाँ पड़ती है। तो टूटी फूटी दीवारों पे पड़ती है, सड़कों पे पड़ती है, छत बिछत होकर के इधर उधर दिखाई पड़ती है। और क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि बम का विस्फोट हुआ है। बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न है, बस आप लोगों को ध्यान से समझने की जरूरत है। तो चौथा नंबर प्रश्न भी आप लोग समझ गए। अब चलिए पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी, साखी कहने का मतलब कि गवाह के रूप में क्या है। यानी कि आज भी हिरोशिमा में जाने पर जो चिन्ह दिखाई पड़ता है वह गवाह के रूप में क्या है, क्या देख करके ऐसा लगता है कि हाँ सच में यहाँ पर धमाका हुआ था। तो इसी चीज को पूछ रहा है। तो चलिए इसका जवाब होगा कि आज भी हिरोशिमा में साखी के रूप में अर्थात प्रमाण के रूप में जहां तहां जले हुए पत्थर हैं और दीवारें पड़ी हुई है। यहां तक कि पत्थरों पर, टूटी फूटी सड़कों पर, घर के दीवारों पर लाश के निशान छाया के रूप में साक्षी है। यही साक्षी से पता चलता है कि अतीत में यहां अमानवीय दुर्दांतता का नंगा नाच हुआ था। यानी कहने का मतलब कि कुछ पॉइंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट कि टूटी फूटी पत्थरों पर
ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, इसका प्रमाण कहाँ पर मिलता है, तो जहां तहां जले हुए पत्थरों पर और दीवारों पर पड़ी हुई, ध्यान रखिएगा दो चीज हो गया, जहां तहां जले हुए पत्थरों पर इसका गवाह मिलता है, दीवारों पर इसका गवाह मिलता है, उसके अलावा टूटी फूटी सड़कों पर, घर के दीवारों पर लाश के निशान छाया के रूप में साक्षी है। तो बस दो चार पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि कहां कहां पर इसका साक्ष्य भी मिलता है। तो टूटी फूटी सड़कों पर, टूटी फूटी दीवारों पर, सड़कों पर, दीवारों पर, घर के दीवारों पर, बस यही सब आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक भर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपके पास जो छठा नंबर प्रश्न है यह व्याख्या करने वाला है और यह प्रत्येक वर्ष आपके परीक्षा में पूछा ही जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा और अच्छे से ध्यान रखिएगा और यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि किस प्रकार से व्याख्या करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, जो पहले का 2-3 पंक्ति है उसको किस तरह से लिखना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक दिन सहसा सूरज निकला, इसी का व्याख्या करना है। बस छोटा सा लाइन है कि एक दिन सहसा सूरज निकला, इसका व्याख्या करना है। तो सबसे पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि यह लाइन कहां से लिया गया है, यह लाइन कहां से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, यानी कि यह लाइन किनके द्वारा लिखा गया है, यह बात बताना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक हिरोशिमा से लिया गया है और इस पंक्ति के माध्यम से अगे जी ने हिरोशिमा पर हुए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम का प्रयोग एक सूरज के रूप में किया है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि एक दिन सहसा सूरज निकला, तो यहां पर परमाणु बम का सूरज से वह तुलना कर रहे हैं। इसी बात को लिखते हुए कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम का प्रयोग एक सूरज के रूप में किया है, जिसकी किरणों से लाखों मानव भाप बन करके उड़ गए। चारों तरफ तबाही का मंजर था। द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही आज भी दुनिया में चिन्ह के रूप में मौजूद है। इस पंक्ति में यह बताया गया है कि अचानक हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा, जिसकी रोशनी के साथ हिरोशिमा प्रज्वलित हो उठा। यह प्रकाश सूरज के समान थी जो चारों ओर अचानक ही रोशनी बिखेर रही थी। यानी कि बस एक ही लाइन है, लेकिन इसका व्याख्या आपको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा व्याख्या करिएगा नंबर आपको उतना ज़्यादा मिलेगा, नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अगर व्याख्या 1-2 लाइन में आप लोग कर दीजिएगा कि एक लाइन तो पूछ ही रहा है, ज़्यादा लंबा कितना लिखें, तो आपको नंबर भी उसी हिसाब से मिल जाएगा। इसलिए व्याख्या में कभी भी लिखने में संकोच नहीं करना चाहिए। जितना मन है उतना आप लोग व्याख्या में लिख सकते हैं। और पहला 2-3 लाइन इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक हिरोशिमा से लिया गया है और इस पंक्ति के माध्यम से अगे जी यहां तक आपको जरूर लिखना है और इसके बाद जो कुछ भी कह रहा है उसका व्याख्या आपको कर देना है। तो पहला नंबर प्रश्न तो आप लोग समझ गए। अब चलिए दूसरा नंबर व्याख्या क्या कह रहा है, इसको आप लोग जरा ध्यान से समझिए। कह रहा है कि काल सूरज के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों 10 दिशा में, इसका व्याख्या करना है। मतलब कि बस बीच से एक पंक्ति को उठा लिया है और बोल दिया है कि इसका व्याख्या करिए। क्या कह रहा है कि काल सूरज के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों 10 दिशा में। तो इसको भी हम लोग सेम उसी तरह से व्याख्या करेंगे कि प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक हिरोशिमा से लिया गया है और इस पंक्ति के माध्यम से अगे जी कहते हैं। देखिए यहां तक तो हम सब में कॉमन कर रहे हैं, यहां तक आपको हर हाल में लिखना है। अगर इस तरह से आप लोग व्याख्या करिएगा तो नंबर पूरा मिलेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। कह रहा है कि प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक हिरोशिमा से लिया गया है और इस पंक्ति के माध्यम से अगे जी यह बताते हैं कि जब परमाणु बम शहर के बीचों बीच गिरा तब सूरज की किरणें हर दिशा में पड़ने लगी। यानी कहने का मतलब कि सूरज रूपी जब यह बम फटा तो हर एक दिशा से प्रकाश आया, यानी कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया और यह सूरज नगर के चौक पर दिशाहीन रूप से हुआ। अतः यह नगर के बीचों बीच अचानक बरसने लगा, मानो सूरज के रथ के पहिए टूटकर चारों दिशाओं में बिखर गए हों। यहां पर ऊपर में क्या लिखा है देखिए आप लोग ध्यान से, सूरज के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों 10 दिशा में।
यानी कहने का मतलब कि जब यह बम फटा और जब चारों तरफ से एकाएक प्रकाश आया तो ऐसा लगा कि सूर्य के रथ के पहिया टूट गया हो और रथ का पहिया टूट करके चारों तरफ बिखर गया हो। इसलिए ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद एक व्याख्या और है जिसमें कह रहा है कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बना करके सोख गया। यानी सूरज कहने का मतलब कि परमाणु बम है, यानी कि मानव के द्वारा रचा हुआ यह परमाणु बम मानव को ही भाप बना करके सोख गया। यह परमाणु बम तो मानव के द्वारा ही बनाया गया था। यदि आपको नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि जो परमाणु बम का आविष्कार किए थे वह पहले ही ज़्यादा अफसोस करने लगे, यानी कि जैसे ही यह आविष्कार हुआ वह बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। इस बात से चिंतित हो गए कि जो चीज़ हम आविष्कार कर दिए हैं भविष्य में इसका लोग बहुत गलत तरीके से उपयोग करेंगे। और आज आप लोग जानते हैं कि परमाणु बम से हर एक देश कितना ज़्यादा डरता है। जिसके पास परमाणु शक्ति है उससे हर एक दूसरा देश डरता है, और जिसके पास परमाणु शक्ति नहीं है उससे कोई नहीं डरता है। जैसे आप लोग ईरान को देख लीजिए, ईरान से कोई देश नहीं डरता है, और इजराइल कभी नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु बम बना ले। जो परमाणु बम बनाने के लिए एक दो वैज्ञानिक आगे भी आया उसको भी मार दिया गया इजराइल के द्वारा। यानी कि इजराइल नहीं चाहता है कि वह परमाणु बम बनाए और बाद में हम पर ही खतरा हो जाए, इसलिए दूसरे को परमाणु बम नहीं बनाने दिया जाता है। भारत का भी स्थिति कुछ ऐसा ही था। यदि आपको नहीं पता है तो आप लोग यहां पर जान लीजिए, भारत को भी परमाणु परीक्षण करने नहीं दिया जाता था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जैसा प्रधानमंत्री हमको मिल गए जो कि जबरदस्ती परमाणु परीक्षण किए, और आज हमारा देश भी परमाणु शक्ति से संपन्न है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के कारण, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन परमाणु बम परीक्षण करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज उन्हीं के कारण हमारा देश भी परमाणु शक्ति से संपन्न है। तो चलिए, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बना करके सोख गया। कह रहा है, हम लोग सिर्फ उसी तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां हिंदी पाठ्यपुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक हिरोशिमा से लिया गया है। और इस पंक्ति के माध्यम से अगेन जी कहते हैं कि आज वैज्ञानिक युग में जीने वाला मनुष्य पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है। आज के परिवेश में मनुष्य ने हर वो काम किया है जिससे उसकी आराम, सुरक्षा और आर्थिक संपन्नता हो सके। यानी कि आज के इस दौर में मनुष्य वैसे सारे काम किए हैं जिससे कि उनकी जिंदगी आराम से कट जाए, सुरक्षा पूर्वक कटे और आर्थिक संपन्नता हो सके। यहीं से सुरक्षा के रूप में अस्त्र शस्त्र का निर्माण एवं प्रयोग होना शुरू हुआ। यानी कि लोग अपने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए नए आविष्कार करते गए, यानी कि नए नए अस्त्र शस्त्र का निर्माण किए और इसका प्रयोग किए। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम का प्रयोग मानव के विकसित रूप को ही दर्शाता है। यानी कि इसके पहले कभी भी किसी दूसरे देश पर परमाणु बम नहीं गिराया गया था। सबसे पहला द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के ऊपर ही बम पटक दिया गया, यानी कि यहां पर ही इसका सफल परीक्षण कर लिया गया। और यही दिखाता है कि हाँ, मानव के विकसित रूप अब हो रहा है। यानी कि मानव के विकसित रूप को यह दर्शाता है जो अपनी सुरक्षा हेतु लाखों लोगों की जान बड़े आराम से ले सकता है। आप लोग एक बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि लोग आजकल कहते हैं कि हम बचें, और हमें बचने के चलते चाहे लाखों लोग क्यों न मर जाएं। और यही हुआ भी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए लाखों लोगों का जान बड़े आराम से ले लिया गया। और यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि हिरोशिमा की यह घटना मनुष्य के मानव होने का प्रमाण कहीं से नहीं दे रहा है। यानी कि यह जो घटना घटा, हिरोशिमा पर बम पटक दिया गया, यह मानव होने का प्रमाण कहीं से नहीं दे रहा है। मानव द्वारा बनाए इस सूरज यानी परमाणु बम ने मानव को ही सोख लिया है और मानव को ही भाप बना करके वातावरण में उड़ा दिया। तो बहुत ही ज्यादा मार्मिक प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जो तीसरा नंबर व्याख्या है कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बना करके सोख गया। यानी कि यह जो बम था यह मानव के द्वारा ही बनाया गया था अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, ताकि हमारा सुरक्षा हो सके। लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए लाखों लोगों का जान बड़े आराम से ले लिया जाता है, और इसका यह जीता जागता उदाहरण है हिरोशिमा, आपका यह चैप्टर। तो उम्मीद करते हैं कि ग नंबर व्याख्या भी आप लोग समझ गए होंगे। अब आपकी किताब में सबसे आखिरी प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है कि आज के युग में इस कविता की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। जो ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी आपकी किताब में दिया गया है, तो इसका जवाब हम आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए, इसका जवाब क्या होगा कि आज के युग में इस कविता की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। तो इसका जवाब लिखेंगे कि
कि बहुत तेज गति से बढ़ते हुए विज्ञान के कदमों ने मानव को अनेक सुख सुविधाएं प्रदान की है। आज आप लोग जानते हैं कि विज्ञान कितना तेजी से तरक्की कर रहा है और विज्ञान के तरक्की के कारण ही लोग बहुत ज़्यादा सुख सुविधा भी ले रहे हैं और अपनी सुरक्षा हेतु उसने परमाणु शक्ति का अद्भुत प्रयोग किया है, जो एक तरफ लाभकारी और दूसरी तरफ महाप्रलयकारी साबित हुई। यानी कि कोई भी चीज़ से अगर नुकसान है तो उससे फायदा भी कुछ कुछ होता है। यानी कि अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो परमाणु बम ठीक है, लेकिन यह दूसरे के लिए महाप्रलयकारी साबित होता है। और विकसित मानव ने अपने विवेक का परिचय देते हुए परमाणु अस्त्रों का प्रयोग विनाशकारी स्वरूप में किया है और यह अशांति की दिशा में किया है। यह शांति की दिशा में किया गया बिल्कुल भी प्रयास नहीं है। यानी कि जो यह प्रयोग किया गया हिरोशिमा के ऊपर, यह शांति की दिशा में नहीं किया गया बल्कि अशांति की दिशा में किया गया। और हिरोशिमा की इस घटना से यह सीख मिलती है कि हम परमाणु शक्ति का प्रयोग संरचनात्मक कार्य के लिए करें, विनाशात्मक कार्य के लिए नहीं करें। यानी कि यह जो परमाणु शक्ति किसी भी देश के पास है तो अच्छी बात है, लेकिन इसका उपयोग कहीं निजी काम के लिए न करें, कभी निजी स्वार्थ के लिए न करें, बल्कि हमेशा संरचनात्मक कार्य के लिए करें, न कि विनाशात्मक कार्य के लिए करें जिससे कि दूसरे का विनाश हो जाए, लाखों लाख व्यक्ति मर जाएं। तो उम्मीद करते हैं कि यह 7वां नंबर प्रश्न भी अपना सिर्फ विचार देना है आप लोगों को कि आज के इस युग में कविता की प्रासंगिकता क्या है, बस अपना विचार रखना है। तो यह 7वां नंबर प्रश्न भी आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। तो यहीं पे आपका यह चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। जितने सारे भी प्रश्न थे हम आपको बता दिए, तो यहाँ पर आपका यह चैप्टर समाप्त हो गया, द एंड हो गया। अब इसके अगले क्लास में इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो जल्दी से आप लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जीके सागर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, जीके सागर, जहां पर 10th क्लास से संबंधित डेली जीके आपको मिलेगा। जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लिंक पे क्लिक करके, ठीक है। और जल्दी से आप लोग इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।